दोस्तों, चुनावों की अभी घोषणा न हुई हो, चुनावी डंका अभी न बजा हो, लेकिन चुनावी संघर्ष शुरू हो गया है, चुनावी कहानी शुरू हो गई है, चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। और ये बातें हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। आप रोज नित नई खबरें देख रहे हैं, रोज नित नई राजनीतिक उठापटक देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम राजनीति में हो रहा है। और इन्हीं चर्चाओं के साथ हम खबर समय में हाजिर होते हैं आपके साथ एक नए अपने प्रिय नेता को लेकर। तो आप देख रहे हैं खबर समय में। इस वक्त हमारे साथ है दिलीप सिंह जी, जो कि माकपा के एक कद्दावर नेता हैं और सिलीगुड़ी माकपा की बात करें तो बहुत ही जाने माने और कई दशकों से इस राजनीति में सक्रिय है। आपसे बता दें, लगभग 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं दिलीप सिंह जी, और साथ ही 1994 से लगातार वो अपने वार्डों से जीतते आए हैं, पार्षद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के चेयरमैन पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है, साथ ही 1 वर्ष MIC भी रह चुके हैं और साथ ही अकाउंट कमेटी चेयरमैन के अध्यक्ष भी रह सके 1 बार। और इसके साथ 1 बार टाइम था जब वो विपक्ष में बैठे थे। तो एक बड़ा अनुभव, 30 वर्षों का एक बड़ा अनुभव है दिलीप सिंह जी के पास में। और बात करेंगे सिलीगुड़ी की, बात करेंगे उत्तर बंगाल की, तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा दिलीप सिंह जी से। आज हमारे साथ है तो हम उनका स्वागत करते हैं खबर समय में सर। और अब इनसे बात करेंगे हम राजनीतिक परिचर्चा को लेकर। सर, राजनीतिक तो शुरू हो चुकी है, ऐसे तो आप राजनेता हैं तो राजनीति हमेशा ही रहती है, लेकिन बात करें चुनाव की मौसम की तो इस समय एक अलग ही रंग जाता है। सभी पार्टी आप देख रहे हैं, जो भी आपकी निकटवर्ती पार्टी है, चाहे बात करें तृणमूल कांग्रेस की, चाहे बात करें भाजपा की, तो सभी अपना जोर शोर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब की बार माकपा भी पूरी तैयारी के साथ फिर एक नए जोश खरोश के साथ मैदान में उतर रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। हमें क्या तैयारी है, क्या कैसे चल रहा है? तैयारी हो रही है लोगों के, जैसे बूथ पर लड़ाई तो बूथ पर हुआ, राजपथ पर लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं सारी राजनीतिक दल, लेकिन लड़ाई होगा लोगों का समर्थन पाने के लिए बूथ बूथ पर। और हम बूथ बूथ पर तैयार हैं। हर बूथ पर हमारे जो कर्मी हैं, हमारे जो नेता हैं, वो तैयार हैं और तैयारी चल रही है। लोगों में प्रचार चल रहा है। और आज ही अभी कुछ क्षण पहले हम लोग एक महाजुलूस सिलीगुड़ी में किए, उसके पसीने का अभी सीधे वहीं से आ रहे हैं? वहीं से मैं यहाँ आ रहा हूँ, पसीना सूखा भी नहीं है। तो ये सारी तरह की तैयारियां जो है, आज महाजुलूस आपने निकाला था और कुछ दिन पहले बंद भी किया था आपने, नवान कांड जो हुआ था, घेराव के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था, तो वो एक बंद था और आज एक जुलूस निकालना। और हम ये कह सकते हैं सर कि ये जो माकपा का ये ट्रेडिशनल आंदोलन कह सकते हैं कि शुरू से ही माकपा इन्हीं पर आधारित है कि बंद की राजनीति माकपा करती है, जुलूस की राजनीति माकपा करती है। तो क्या समझे चुनाव आ गए तो फिर ये शुरू हो गई राजनीति? नहीं, राजनीति माकपा ये जो शब्द हैं, जुलूस, जब भी देखिए कहीं अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उसका विरोध का जो गणतांत्रिक तरीका है वो है जुलूस। लोगों को इकट्ठा करके प्रदर्शन करना, जुलूस करना। और उससे भी आगे जाकर जब किसान मजदूर के हक को सीधा छीना जाता है, तब किसान मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, माकपा जिनको आप कह रहे हैं, हड़ताल करते हैं। तो इसमें कोई गुनाह मुझे कभी नहीं लगा। नागार्जुन की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि जब भी किसान मजदूरों के खिलाफ के पक्ष में यदि कोई भी बोलता हो कुछ, तो उसको लोग कम्युनिस्ट कह देते हैं। मुझे एग्जैक्ट वो पंक्ति याद नहीं है, लेकिन ये उसका मूल विषय था। इसलिए ये तो आज जो जुलूस निकाला था इसकी क्या वजह थी? क्या जुलूस का मूल ध्येय था तृणमूल कांग्रेस जो दुर्नीतिग्रस्त है, जो कटमनी की सरकार है, जो डूबता हुआ जहाज है, जो सरकार नहीं बना पाएगी, उसको हराना है। उसकी तैयारी अपने साथियों के साथ लेकर, लोगों के साथ लेकर, उसकी तैयारी को ध्येय के लेके ये जुलूस था। और दूसरी जो बात थी कि बीजेपी को बंगाल से खदेड़ देना है। बीजेपी बंगाल की धरती पर इनकी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी राजनीति विभाजन की राजनीति है। इनकी राजनीति हमेशा ही सांप्रदायिकता को मूल केंद्र में रखकर राजनीति है, जो बार बार बंगाल में परास्त हुआ है, पूरे देश में परास्त होते रहा है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए तो बहुतों ऐसे उदाहरण हैं कि ये सफल नहीं रहे। बंगाल में भी इन्हें रोकना है। तो दिलीप जी, कहा जाता है कि जो माकपा है, CPM कह लीजिए, वामफ्रंट कह लीजिए, ये गरीबों की पार्टी है।
और हाल में ही जो जितनी महंगाई, जैसे लोगों से सुना जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को लेकर अक्सर आप लोग आंदोलन करते थे या बेरोजगारी को लेकर अक्सर आंदोलन करते थे, लेकिन अभी ऐसी जो एक तेज धारा थी, जो लगातार आप लोग सतत आंदोलन करते थे, उसमें कुछ कमी नहीं आई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज अभी जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन है भारतवर्ष में, और इस किसान आंदोलन को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है। जिनको कुछ लोग कहते थे कि दूरबीन से नहीं दिखाई देता है, आज किसान आंदोलन में लाल झंडा काफी सामने है, फ्रंट में है। 500 और लोग हैं। तो 500 तो क्यों विरोध क्यों सर? किसान बिल का विरोध क्यों? सरकार का तो कहना है कि ये जो किसान बिल है ये किसानों के लिए कल्याणकारी है, तो आप विरोध क्यों? क्या कमी है? ये सरकार कह रही है, और सरकार क्या कहती है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन किसानों के लिए आप कानून बना रहे हैं वो क्या कहते हैं। आप मुझे खाने को कुछ दे रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं और मेरे रुचि के अनुसार और मेरे सेहत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो क्या जरूरी है। किसान कह रहे हैं बाबा ऐसा मत करो, मेरी जमीन मत छीनो। किसान कह रहे हैं मुझे मिनिमम न्यूनतम फसल का दाम दो। किसान कह रहे हैं साहब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करके बर्बादी मत करो। और मोदी जी कह रहे हैं नहीं साहब, आपको लेना ही होगा। तो सवाल है कि किसान अपनी भलाई समझते हैं, किसान अपनी हक की बात समझते हैं, इसीलिए किसान लड़ रहे हैं। और मूल्य वृद्धि महंगाई के खिलाफ लगातार हम लोग लड़े। सिलीगुड़ी शहर में भी लगातार प्रदर्शन हुए हैं, जुलूस हुए हैं, और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो आप चर्चा में, सचमुच बहुत कम लोग महंगाई की चर्चा करते हैं, बहुत कम लोग बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। अब देखिए ना, 99 100 रुपया हो गया, 100 सेंचुरी कर गए। मैं एक वायरल देखा है सोशल मीडिया पर, एक व्यक्ति लड्डू बांट रहे थे कि सेंचुरी, मोदी जी ने सेंचुरी कर दिया पेट्रोल का, जबकि पूरे विश्व में 40 रुपया प्याज होती है तो पूरा देश हिल जाता है। 100 रुपये पेट्रोल हो गया, कहीं कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं। सुगबुगाहट है, अंदर से सुगबुगाहट है, बाहर से भी है। लेकिन एक और नई बात जो है, ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इन आंदोलन, इन सुगबुगाहटों को, इन तूफान को दिखा नहीं पा रहा। लेकिन तूफान है लोगों में, और ये तूफान असर लाएगा, ये सैलाब तैयार करेगा जिसमें डूब जाएंगी इनकी नौकाएं, नहीं बचेंगे ये। मैं प्राय सबसे बातें कर रहा हूँ, अक्सर हमारे यहाँ पर सब बातें रहते हैं, एक बात ये उठ कर आ रही है, मीडिया को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल उठ कहा जा रहा है कि ये चौथा स्तंभ है, लेकिन इस पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक नहीं। यदि हमारा चौथा स्तंभ कहीं विचलित नजर आता है तो उस पर सवाल होना ही चाहिए, क्योंकि तो विचलित कैसे हो रहा है आपकी नजरों में? कैसे, किस, बिल्कुल देखिए, ये तो मेरी भाषा नहीं है, लेकिन रवीश की भाषा में कहें तो गोदी मीडिया। और आप देखे होंगे अर्नब जी का एक पर्दाफाश हुआ था कि किस तरह से वो पुलवामा की घटना को लेकर टीआरपी से जोड़ रहे थे। तो यदि मीडिया साधारण वो सिद्ध नहीं हुआ दिलीप जी, वहां भी राजनीति घुसी हो सकता है। सिद्ध नहीं, वो तो सिद्ध रहा। आरोप तो उनके बहुत से लगे, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। तो देखिए, भारतवर्ष में आरोप लगते हैं और आरोपों का तथ्य भी रहते हैं, लेकिन सिद्ध करने वाले लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। ये भी कुछ लोग हैं जो सिद्ध करने का लिए हुए हैं मैंने अधिकार। तो ऐसा है कि मीडिया आज सचमुच, ये जो जुलूस हुआ, कई हजार लोगों का जुलूस था, लेकिन देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल सिलीगुड़ी का जो मूल मीडिया है उसमें इसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आम लोगों के सवालों का था। ये किसान, मजदूर, महंगाई, नौजवान, नवानों पर नौजवान का मौत हो जाना, इन तमाम मुद्दों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनको जगह नहीं मिलेगा कल के खबर कागज में, कल के अखबारों में इनको जगह नहीं मिलेगा। तो ऐसा चल रहा है, इसीलिए लोगों में ये प्रश्न है, मीडिया को लेकर जो प्रश्न है। लेकिन कुछ मीडिया हैं जो लड़ रहे हैं, कुछ मीडिया हैं, और सोशल मीडिया का तो भूमिका, ये मूल स्ट्रीम मीडिया को कहीं ना कहीं चैलेंज, और आज कहीं भी ना कहीं अगर सोशल मीडिया की बात करें नहीं होता तो बहुत चीज सामने नहीं आता। हाथरस की घटना जो हुई उत्तर प्रदेश में, वो बलात्कार की घटना, मूल मीडिया ने सामने नहीं लाया था। यानी आप सोशल मीडिया का अहम स्थान मानते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया आज यदि चीजों को न दिखाए, सोशल मीडिया चीजों को सामने न लाए, तो बहुत चीज अंधकार के गर्त में ही रह जाएंगी, क्योंकि ये जो मूल स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं विचलित है, और कुछ शब्दों में कहा जाए तो बिक भी जा रहा है।
दिलीप जी, आप तो खुद भी 30 साल से जुड़े हुए हैं, और बात करें माकपा की तो कई दशकों से जिस दुश्मन के विरुद्ध आप लड़ते आए, आपने संघर्ष किया, आपका दुश्मन नंबर 1 उस समय था, और आज कहीं ना कहीं आप उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह आ गई कि दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ रहा है? देखिए, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब भारतवर्ष में आज एक तानाशाह शासक बैठा हुआ है जो जिंदा रहते, तानाशाह मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक स्टेडियम जो सरदार पटेल के नाम पर नामांकित था मंटेरा में, जहां ट्रंप साहब को बुलाया गया था गुजरात में, कल उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दिया गया, और एक एंड और दूसरे एंड माने जो बॉलिंग एंड होते हैं उनका भी नामकरण बदल दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बनाते हैं वो उन्हीं के स्टेडियम को उनके नाम को हटाकर अपना नाम कर देते हैं। तो ये जब तानाशाह शासक हो जो किसी का न सुने, न किसान का सुने, न मजदूर का सुने, न छात्र का सुने, न नौजवान का सुने, न बुद्धिजीवियों का सुने, उस ऐसी परिस्थिति में इससे लड़ने के लिए जनता का एकबद्ध होना, एकजुट होना जरूरी है। और जनता जब एकजुट होती है, जनता बटी हुई है कुछ राजनीतिक समर्थक के रूप में जनता है, तो ये सारे लोगों को एकजुट हो जाना जरूरी है। जो ऐसे शक्तियों को, जो तानाशाही की ओर, जो फासिस्ट शक्ति है, जो पूरे देश को एकदम अथॉरिटेरियन रूल की तरफ ले जा रही है, इसे बचाने के लिए तो ये जोट है। और सांप्रदायिकता एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर लड़ने के लिए अकेले कोई माकपा या कम्युनिस्ट अकेले नहीं लड़ सकते। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि आखिर इस जोट का उद्देश्य क्या है? सत्तासीन टीएमसी को सत्ता से हटाना, या फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आने के लिए रोकना, या फिर स्वयं सत्ता पर काबिज? दोनों को हराना। और मैं आपको और खुद का चांस नहीं, चांस की सवाल नहीं है, दोनों को हराना जरूरी है। और वाम गणतांत्रिक जोट की सरकार को लाना जरूरी है। दोनों को हराना क्यों जरूरी है कि आप तृणमूल कांग्रेस, आज का तृणमूल कल का बीजेपी है। मुकुल राय कहाँ थे? छाया संगी की तरह रहते थे। सबसे भालो छेले राजीव कहाँ चले गए? शुभेंदु पता नहीं चला कौन किसमें। नहीं, ये दल ही नहीं, दल ही चला जाएगा। और तृणमूल हीन बीजेपी को लाया। ममता बनर्जी ने कह दिया मुझे कोई विरोध नहीं आरएसएस से, 5 दिन पहले ही वो कह रही थी। और अटल जी के मंत्रिमंडल में ममता जी थी, और उनको यहाँ इस 5 साल के अंदर जो विकास हुआ है बीजेपी का ममता के सरकार के समय, इसीलिए एक गॉटअप है, एक चल रहा है भीतर, इसीलिए दोनों को हराना। अच्छा, यदि तृणमूल को आप हराते हैं तो ही बीजेपी को हराएंगे, और बीजेपी को हराएंगे तभी तृणमूल को हराएंगे। नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ईमानदारी से बोलिए कि क्या आपको लग रहा है कि माकपा की सरकार बन रही है? देखिए, सरकार हम बनाने के लिए ही लड़ रहे हैं और सरकार बनाएंगे। और ये एक जो जोट तैयार हो रहा है, ये जनता के जोट में रूपांतरित। मान लीजिए कि आपकी सरकार नहीं बनती है और समर्थन देने की स्थिति आती है, तो ऐसे में आपका दुश्मन नंबर 1 कौन होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी या माकपा या टीएमसी? ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हम इन दोनों का समर्थन करें, क्योंकि दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। आप जिस तरह से अर्थनीति को देखिए, जिस तरह से राज्य के शासन को चलाने की जो सवाल है, तमाम चीज जो चल रहा है, दोनों में बड़ा समानता तो ये तो आप मानेंगे कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो आप लोग के गठबंधन की स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी? बिल्कुल महत्वपूर्ण। हम महत्वपूर्ण की स्थिति में आप क्या करें? महत्वपूर्ण की स्थिति में ऐसी स्थिति जब बनती है तो लोग हमें समर्थन करेंगे, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार हम ही बनाएंगे। क्योंकि कितनी सीटें ले आएंगे? ये तो मैं ऐसे कह नहीं सकता कि कितनी सीटें, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं हम 220 लाएंगे, हम 200 लाएंगे। आपका भी कोई दावा हो? ऐसा कोई दावा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं काम करके देख रहा हूँ, लोगों के अंदर जाकर देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं एरा ही भालो छिलो, यही लोग ठीक थे, लाल पार्टी को ही वापस लाना है। ये बातें तो दिलीप सिंह जी कह रहे हैं कि एरा ही भालो छिलो, इसका मतलब कि इनका कहना है कि जनता कह रही है कि माकपा ही बढ़िया थी और
बातचीत का सिलसिला अभी जारी है और लगातार आपके यहाँ पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, जो अगर समय मिलेगा तो हम जरूर उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग नारा लगा रहे हैं, दिलीप जी जिंदाबाद। हो सकता है आपका समर्थक हो। तो ठीक है, काफी राज्य स्तर पर हमने बात की और अब आ जाते हैं सिल्लीगुड़ी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबकी नजरें होगी सिल्लीगुड़ी के, आप प्रिय नेता है तो सबकी नजरें होगी कि दिलीप दिलीप सिंह जी क्या कहते हैं। लोकल पर तो बात होनी, बिल्कुल लोकल समस्याओं पर तो बात तो होनी। आपका पूरा ध्यान जो कार्यकाल 30 वर्षों का है वो पूरी नगर निगम पे केंद्रित रहे, बिल्कुल, और लंबे समय तक सीपीएम ने, या यूं कहूं आज तक, अगर एक टर्म छोड़ दें तो आज तक सीपीएम का ही आपका ही था। तो क्या आप कह सकते हैं कि जिस अनुपात में सिल्लीगुड़ी का विकास होना चाहिए था उतना हुआ? बिल्कुल फख्र के साथ मैं कहता हूं कि हमारी सिलीगुड़ी शहर के विकास में वामपंथियों का जो योगदान रहा 10 वर्ष, उसके एक आना भी नहीं हुआ। अब यदि मैं गिना दूं तो जिस सेवक एसएफ रोड में हिंदी स्कूल हुआ करता था और मैं भी रोजाना आता था पढ़ने, आज उसके बाइफर्केशन, सेवक रोड के बाइफर्केशन, स्टेशन फीडर रोड का, बर्दवान रोड का नया रूप देना, सिलीगुड़ी शहर को दूसरे शहरों से, दूसरे अगल बगल के छोटे छोटे गांवों से जोड़ को उसको भी शहर बनाने का जो प्रक्रिया चला है। महानंदा पर 4-5 ब्रिज बने, फ्लाईओवर बने, स्टेडियम बने, यहाँ भी जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल टूर्नामेंट के समय, वर्ल्ड कप के समय, और यदि सेवक रोड के तरफ चले जाइए तो वहाँ उधर का जो विकास हुआ, और भी बहुत से मौलिक विकास, कॉलेज नए नए आए, नए नए शिक्षा प्रतिष्ठान आए, तो ये तमाम विकास वामपंथियों के समय हुआ और वामपंथियों ने किया। इन 10 वर्षों में आप एक चीज गिना दीजिए, एक नया कॉलेज इन्होंने किया हो, एक नया स्कूल किया हो, वो हिंदी माध्यम का हो, बंगला हो, नेपाली हो, किसी, तो ये कुछ नहीं किए हैं 10 वर्षों में। और 10 वर्षों में हम लोगों ने किया है। अब देखिए, मेरा जो क्षेत्र था वो पंचायत हुआ करता था, हम लोग डाबग्राम 1 पंचायत में थे, डाबग्राम 2 पंचायत में थे, और उस पंचायत को सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में जोड़कर, उस समय जब मैं पहली बार काउंसिलर हुआ तो मेरे वार्ड के लोगों ने कहा, बबुआ वो खाली कलवर्ट बना दे तो हो जाएगी। क्या मांग था? एक कलवर्ट का, एक बिजली के खंबे के पाकर लोग उतना आनंद पाते थे, इतना आनंद पाते थे कि आज वहां मैस्टिक भी बना दीजिए तो उसका महत्व इस तरह से था। लेकिन एक बहुत सी दर्शकों के यहाँ कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपसे बता दूं, बहुत सी समस्याएं भी है। अभी भी तो रहेंगी। देखिए, पेयजल की समस्या आपकी सबसे बड़ी समस्या के विकास में कभी भी समस्याएं खत्म होंगी, वो ये तो नहीं है दिलीप जी, लेकिन पानी की जो पेयजल की जो समस्या है, कई वार्डों में आपके पास में भी लोग आते होंगे, ये एक विकट समस्या है। विकट क्यों? आपका भवन, आप लोग काबिज है भवन पर, आज अगर एसएमसी भवन की जर्जर अवस्था देख ले तो लगता है कि वार्ड की क्या स्थिति। एसएमसी भवन का कार्य शुरू हुआ है, ऐसा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को आप जब चेंज करते हो तो समस्याएं होती है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को शिफ्ट करना, और काम शुरू हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि खुशी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा बिल्डिंग है उसके काम शुरू हो जा रहे हैं, खूब जल्दी शुरू हुआ है। और पेयजल की बात अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये इसमें एक बात और जोड़ दे रहा हूँ कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, जब हम कवरेज करने जाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं, देखिए पानी जो, माफ कीजिएगा, जो पैसे वाले हैं वो खरीद कर पी सकते हैं, अपने घर में ट्यूबवेल लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता पेयजल की होती है, आवश्यकता जो स्लम बस्ती इलाके, जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं, जो रेल लाइन, जो महानंदा नदी के किनारे की झोपड़पट्टी है, या फिर आपके 46 नंबर वार्ड में आप कह सकते हैं, तो वहां पेयजल की आवश्यकता है और वहीं पर पानी नहीं है। हमने देखा है, कल नेता प्रतिपक्ष रंजन सरकार थे तो उनसे भी हमने इस ध्यान आकर्षित किया था कि लोगों को नाला के अंदर से बाल्टी भर के पानी डालना पड़ता है, और ये 4 और 5 नंबर वार्ड में तो हम लोग प्रत्यक्ष डेली देखते हैं, क्योंकि पीछे का ये इलाका है। तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या। कहा जा रहा है कि 25,000 कनेक्शन इसकी क्षमता है जो अभी पेयजल प्रकल्प चल रहा है। आप उत्तर दे दिए। और 1 लाख के, तो जब आप इतने दिनों से है तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया सर? देखिए, ये जो आज ट्रीटमेंट प्लांट है और जो प्रोजेक्ट है जिससे आज सबको पानी मिल रहा है, ये हमारे कॉमरेड ज्योति बसु जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय ये प्रकल्प हुआ। उसके बाद इस प्रकल्प में कुछ एडिशन होते रहा, ऐड करते गए हम विभिन्न तरह से, तो इसको एक्सपेंशन कह सकते हैं उसी प्रकल्प का।
अब सिलीगुड़ी वासियों को सिलीगुड़ी की जनसंख्या काफी बढ़ गई। सिलीगुड़ी वासियों को यदि पेयजल देना है तो नए प्रोजेक्ट लाने होंगे। 500 करोड़ रुपए का डीपीआर हमने राज्य सरकार को भेजा है, और किसी भी कॉरपोरेशन को का कुव्वत नहीं है कि वो सीवरेज अकेले कर ले, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अकेले बना ले। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग के बिना ये संभव देखिए नहीं दिलीप है। जी, और सुब्रतो बाबू जब मंत्री थे पीएचई, उन्होंने लिखित तौर पर कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को दे दूंगा, लेकिन ये शहर का दुर्भाग्य कहिए कि आज तक वो प्रोजेक्ट जो राज्य सरकार के पास हम लोगों ने भेजा सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से 500 करोड़ रुपए का, जिसमें टिस्टा और महानंदा से पानी लाकर ट्रीट करके लोगों तक भेजने का था, वो नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें दुख है, खेद है, लेकिन जिम्मेवार यदि कोई है तो राज्य सरकार। नहीं तो आप देखिए, आपकी भी सरकार, आप शुरू से इसमें है, नगर निगम में। हाँ, आपकी राज्य सरकार भी थी कई वर्षों तक, अभी 10 वर्षों से इनकी है माफक। नहीं, उसके उस पहले समय आपने ये प्रयास समस्या नहीं नहीं था। उस समय क्या था कि जब मैं सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुन कर आया, उस समय हम लोग परसू करते थे कि भाई आप पीने के पानी का कनेक्शन लो, क्योंकि उस समय लोगों के बिहेवियरल में ये नहीं युक्त हुआ था, लोगों के आदत में नहीं युक्त हुआ था कि वो इस पानी को लें। उस समय हम लोग परस्यू करके, उस समय आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया था, कनेक्शन कम हो रहे थे कि बिल्डिंग प्लान के साथ ही पैसा लेना पड़ेगा। ये क्यों हुआ था? एक समय ये भी था। हाँ। ये इसलिए किया गया था कि भाई कोई पानी का कनेक्शन ले ही नहीं रहा था। लेकिन दिन बीते, पानी नीचे भी चला गया, कुएं के पानी का स्तर भी नीचे गिरा, और जब नीचे की ओर गया और लोग देख लिए कि हाँ ये तो मिनरल वाटर से भी अच्छा है, पीकर उसका आनंद लिए, पीने के बाद लोगों को रोग मुक्ति भी हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत हवक बढ़ा कनेक्शन। आज जरूरत है नए ट्रीटमेंट प्लांट का। तो अभी कुछ और आश्वासन देंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ये आश्वासन मेरे तरफ से हम नहीं दे सकते हैं, ना कॉर्पोरेशन दे सकता है। कि राज्य सरकार यदि 500 करोड़ रुपए का जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर दे। आपने ये प्रोजेक्ट भेजा हुआ है? बिल्कुल भेजा हुआ है, और आश्वासन नहीं, लिखित बोर्ड मीटिंग में पास ये लोग खबर दिए कि हाँ सुब्रतो बाबू, जो सुब्रतो मुखर्जी उस समय पीएचई के मंत्री थे, उन्होंने खबर दिया और लिखित दिया कि ये 500 का सैंक्शन हो जाएगा। हम लोगों ने उनको थैंक्स भेजा, बोर्ड ने उनको थैंक्स भेजा। लेकिन क्या होता है राजनीति में, कभी कभी ना लोगों की समस्याएं ओझल हो जाती हैं, पीछे चली जाती हैं, तो दूसरे चीज आगे। हमारे दर्शकों को क्या इसका आश्वासन मिलेगा कि समस्या? बिल्कुल, यदि वाम गणतांत्रिक जोट की सरकार आती है तो सिलीगुड़ी के ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को बड़े अहमियत से इस पर तवज्जो दी जाएगी और इसको शुरू किया जाएगा। दर्शकों, बात हो रही है राजनीति की, और बात करें हिंदी भाषी की, क्योंकि दिलीप सिंह जी भी हिंदी भाषी हैं, और हिंदी भाषियों का एक बड़ा मुद्दा सिलीगुड़ी में रहता है, क्योंकि सिलीगुड़ी में जो हिंदी भाषी हैं अच्छी तादाद में है, और कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनावी मोहरा बनकर रह जाते हैं हिंदी भाषी। तो इसी पर कुछ सवाल कर लेते हैं। दिलीप जी, आप भी हिंदी भाषी हैं, तो जिस हिसाब से हिंदी भाषियों को एक अहमियत मिलनी चाहिए, क्या आपको लगता है सभी पार्टियां उन्हें उतनी अहमियत दे रही है? देखिए, शहर सिलीगुड़ी, व्यक्तिगत बात करें चाहे उनके इलाकों की बात, सर सिलीगुड़ी शहर में वामपंथियों ने जितने हिंदी भाषी लोगों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया इस दौरान ये बड़ा अहम था। देखिएगा, हिंदी भाषी यदि गिनाया जाए वामपंथियों का, 8 नंबर वार्ड से जीत कर आती हैं शालिनी डालमिया सीपीआईएम, कमल अग्रवाल जीत कर आते हैं, दिलीप सिंह हैं, राम भजन हैं, राजनीत सिंह हैं। ऐसे कई नाम हम गिना सकते हैं जो राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में हिंदी भाषी आए। लेकिन इन दिनों के पहले आप देखिए तो बहुत कम लोग हुआ करते थे। पहले वामपंथियों ने शुरू किया कि हिंदी भाषियों को जगह दो, स्पेस दो, और वामपंथी पार्टियों ने स्पेस दिया। आज भी हमारे बोर्ड के अंदर 10-12 इस तरह के हिंदी भाषी रहते हैं। हिंदी भाषियों की समस्याएं हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में हिंदी भाषियों का स्पेस मिला है। खासकर सीपीआईएम में तो स्पेस है, तभी ना दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह का होना भी, आपको तो विधानसभा में भी मौका दिया गया। बिल्कुल दिया गया, और सांगठनिक तौर पर भी मैं जिला संपादक मंडली सदस्य हूँ।
और जिला संपादक मंडली सदस्य मैं हिंदी भाषी अकेला हूँ, तो ये हर तरह से मौका मिला है। वामपंथियों के संगठन में हिंदी भाषियों को मौका मिला है, संगठन में भी और जनप्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिला है। और इससे अनुप्राणित होकर, इससे इंस्पायर्ड होकर देखिएगा दूसरे दल भी आज दे रहे हैं, शहर के अंदर हिंदी भाषी जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। दिलीप जी, आज जो माकपा की स्थिति है, आप हालांकि स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति तो आई है, संगठन तो कमजोर हुआ है, सत्ता में भी नहीं है पार्टी, और नेताओं की भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि समय रहते आपकी पार्टी ने युवा वर्ग जो है उसे आगे आने का मौका नहीं दिया, और शायद यही वजह है कि आज पार्टी में युवा नेतृत्व की कमी खल गई। ये मेरे विचार है। सुनील जी, कभी कभी कुछ नैरेटिव विरोधी सेट कर देते हैं, और ये भी एक नैरेटिव है, राजनीतिक नैरेटिव है कि ये लोग जो हैं सीपीआईएम में बूढ़े लोगों का है। आज आप देखे होते जुलूस, अब नवान्नो अभियान यदि देखते, तर ताजा नौजवानों का एकदम हिलोर मारता है। 72-75 साल के अशोक अभी भी आप पर नेतृत्व कर नहीं, अच्छा, अनुभव का कोई महत्व नहीं होगा। आज भी केरल गवर्नमेंट को, जो केरल गवर्नमेंट कोविड से लड़ने में पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हुआ, उसके नेता 70 के पार हैं। किंतु ये कॉम्बिनेशन, उसी केरल ने इस बार जितने चुनाव हुए म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, उनमें 25 और 24 वर्ष के लोगों को प्रतिनिधि बना दिया। मैं भी जब पहली बार जनप्रतिनिधि बना था तो मेरा उम्र 24-25 था। उस समय जो मेरे साथ आए थे वो भी कम उम्र के थे, जो पूरा बैच अभी चल रहा है। तो हमेशा लोग हमारे संगठन में इस तरह का रिक्रूटमेंट का ढंग है। और अभी आपकी प्रतिस्पर्धा काफी कठिन हो गई है। उस समय आप अकेले कांग्रेस से लड़ रहे थे, हम आपको टीएमसी कांग्रेस के साथ ही भाजपा से भी लड़ रहे हैं सर। बिल्कुल, सबसे लड़ना पड़ रहा है। अभी तो लड़ाई और बहुत माने मजेदार जगह पर पहुंची है, लेकिन हमारे अंदर युवा नेताओं की कमी नहीं है, एक के बाद एक गिनाया जा सकता है। यदि उम्र में देखिए तो सिलीगुड़ी के अब गौतम बाबू जिनसे मैं 2 बार लड़ा हूं, वो मुझसे उम्र में ज्यादा हैं। इस बार भी गौतम बाबू लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्र का जो सवाल है, यदि दूसरे कैंडिडेट को देखा जाए, सिलीगुड़ी शहर में भी यदि राजनीतिक माहौल को देखा जाए, तो जो राजनीतिक नेता हैं, वाम के पास जो लॉट है, जो लोग हैं, उनमें कम उम्र के काफी लोग हैं। और राजनीति का उम्र 25, 26, 27 ही होगा, ये तो कहाँ, 70 के लोग भी राजनीति में हमेशा रहे हैं, असुविधा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, तो क्या राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? देखिए, जब तक कोई शख्स राजनीति में 100% दे रहा है, तो राजनीति में कोई रेल थोड़े है और डिफेंस थोड़े है कि इतने बरस के बाद तुम रिटायर हो जाओ। आज भी देखिए अशोक भट्टाचार्य जी हम लोगों से 2 कदम आगे रहते हैं। आज भी अशोक भट्टाचार्य जी अकेले ही 3-3 पदों पर काबिज है। हाँ, वो पार्षद भी हैं, वो मेयर भी हैं, अब कोऑर्डिनेटर, हाँ, और वो विधायक भी हैं। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि ये 3 पद अगर 3 नेताओं को दिए जाते तो नेतृत्व और मजबूत होता? देखिए, अशोक दा के नेतृत्व में जिस तरह से कॉर्पोरेशन चला, उनके एमएलएशिप में जो जिस तरह से वो काम कर पाए, तो ये जब तक क्षमता है तब तक काम करने का मौका तो निश्चित मिलना ही है। अब विमानदा को देखिए ना, किस युवा नेता से कम सक्रिय वो हैं, किस युवा नेता से कम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सिलीगुड़ी में भी अशोक दा तो हम लोगों से आगे ही 2 कदम लगते हैं। कभी नहीं लगा कि वो लैगिंग बिहाइंड, हमसे पीछे छूट गए, ऐसा नहीं लगा। तो बिल्कुल, आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, और मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी इलाके की अगर हम बात करते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं कि हिंदी भाषी को एक मौका दिया गया था माकपा की तरफ से विधानसभा लड़ने की। तो आपकी बार कितनी उम्मीद है, क्या इस बार भी आपको विधानसभा की उम्मीदवारी का मौका तो पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी डाबग्राम फुलबाड़ी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है कि आप उस इलाके में युद्ध को, इस लड़ाई की नेतृत्व दो। अभी तक मुझे ये नेतृत्व देने का, जैसे सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के
इलेक्शन कमेटी के कन्वीनर अशोक भट्टाचार्य जी हैं, कॉमरेड अशोक भट्टाचार्य जी, उसी तरह से मैं डाबग्राम फुलबाड़ी बिल्कुल रोकेंगे दिलीप जी आपको, क्योंकि दर्शकों ये चर्चा जारी है, गर्मा गर्म राजनीतिक चर्चा जारी है और बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है दिलीप सिंह जी के साथ में। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं कुछ देर के बाद, तो बने रहे खबर सुनकर। उत्तर बंगाल के दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सन्मार्ग आपके यहाँ आ चुका है, लेकिन हम इतने ही से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारा हर कदम एक नई मंजिल को तय करता है। और इसी क्रम में हम आपके शहर सिलीगुड़ी में लेकर आए हैं हमारे कामयाब कार्यक्रमों में से एक वाद संवाद, ताकि देश दुनिया की हलचल पर देश के शीर्ष वक्ताओं के विचारों से हम आपको अवगत करा सकें। इस बार वाद संवाद का विषय है पॉप कल्चर, भारतीय संस्कृति के लिए अभिशाप। इसमें भाग लेने वाले वक्ता हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की पत्रिका गगनांचल के संपादक डॉक्टर आशीष कंदवे, सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर नैना मोरे, जनसंपर्क विभाग के संचार प्रमुख सेल ASP दुर्गापुर के कमलेंदु मिश्रा, केसंस कंपनी के निदेशक संदीप अग्रवाल, रेड्डी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक संगीता रेड्डी, सीनियर जर्नलिस्ट सुप्रिया सत्यम, द चर्न यूट्यूब चैनल की फाउंडर और राइटर सुभ्रष्ठा, और हमारे संचालक हैं रेडियो मिष्टी के दिलीप दुग्गड़। और आप इन सभी वक्ताओं को सुन सकेंगे 27 फरवरी की शाम 6:15 बजे होटल सैफरन क्रेस्ट में। सन्मार्ग वाद संवाद सिलीगुड़ी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि सन्मार्ग वाद संवाद सिलीगुड़ी पेज पर हमें इनबॉक्स में भेज दें आपका नाम, पता, उम्र और आप क्या करते हैं। अपनी जानकारी भेजने वालों में से किन्हीं 4 लोगों को एक पास दिया जाएगा, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे और डिनर का भी आनंद उठा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9830256200 9830256200। धन्यवाद। तो एक बार फिर स्वागत है आपका। दिलीप दा बात कर रहे थे, हम लोग बहस हो रही थी। एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि 2019 के बाद से एकाएक भारतीय जनता पार्टी की शक्ति पश्चिम बंगाल में बढ़ गई और कहीं ना कहीं जहां सत्ता से तृणमूल को टक्कर दे रही है, तो आपकी भी जोरदार टक्कर होने वाली है। तो क्या वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से बंगाल में अपने पैर पसार रही है, अपनी जड़ें मजबूत कर रही है? बीजेपी हवा में है, बिल्कुल। मैं शुरू से और हर जगह कहता हूं कि बीजेपी हवा में है, जमीन पर बीजेपी है नहीं। बीजेपी के लोग बूथ पर नहीं नजर आएंगे, बीजेपी के लोग घर घर जाने में नजर नहीं आएंगे, बीजेपी के लोग जनता के सवालों को लेकर लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, किसान के साथ नहीं होंगे। कहाँ नहीं? बस बीजेपी के लोग हवा में, और हवा मतलब आप समझ लीजिए एयर, एयर मतलब मीडिया में नजर आएंगे। और बीजेपी लोकसभा चुनाव जो जीती, उसके बाद से आप देखिए दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाई, क्योंकि दिल्ली चुनाव के 4 जो मुद्दे थे वो जनता के मुद्दे थे। बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और प्राइमरी स्कूल। इन सवालों पर वो कभी बहस नहीं करते हैं। यहाँ भी इस बार बंगाल का चुनाव होगा लोगों के सवालों पर। मोदी जी 2 करोड़ मुद्दे अलग होंगे, यहाँ के मुद्दे। मोदी जी से पूछा जाएगा कि 2 करोड़ बेकारों को नौकरी कहाँ दिए आप, क्यों नहीं दिए, 15 लाख रुपये मिले क्यों नहीं। मोदी जी को जवाब देना होगा पेट्रोल डीजल का सेंचुरी, मोदी जी को जवाब देना होगा रसोई गैस के दाम वो बढ़ते। तो आप ये जवाब मांगने वाले हैं? लोग जवाब देने वाले हैं, माने जो बैलेट होगा उसमें लोग जवाब दे देंगे और उनको जवाब देने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये है आज। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 200 सीटें लेकर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही दावा करते रहती है। दावा था उनका दिल्ली में भी, दावा था बिहार में भी, दावा था उनका छत्तीसगढ़ में भी, दावा था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी। कहीं बीजेपी ने जीता नहीं। और सबसे बड़ा बीजेपी ने जो भारतवर्ष में असंवैधानिक और बिल्कुल अगणतांत्रिक परिवेश जो बनाया है, जीत के बाद लोगों को खरीद लो, जीत के बाद खरीद लो। मुझे लगता है बंगाल में ये खरीद परोस की बात सोचकर वो 200 से ऊपर की सोच रहे हैं, लेकिन बंगाल नेताजी सुभाष, विनय बादल दिनेश और खुदीराम नजरुल और रविंद्र का जगह है। यहाँ बीजेपी वालों को नहीं मौका मिलना, नहीं मिलेगा इनको वो मौका।
कि वो खरीद लें और लोगों को गलत समझाकर वोट ले लें। तो इस बार माकपा के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? बिल्कुल लोगों के मुद्दे जो हैं, आज हम बेकारी के मुद्दों को भूल सकते हैं। आपके हमारे घर में बेकार पड़े हुए हैं। दोपहर का जब खाना माँ ले जाती है तो कहता है बेटा कि ना माँ, इच्छा रुचि नहीं कर रहा है, अंधकार में बैठा रहना उसको अच्छा लगता है, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में जा रहे हैं नौजवान। दायी कौन है? सरकार। देश को बिक्री कर रहे हैं मोदी जी आप, अदानी अंबानी को। तो ये सवाल होंगे, किसानों के सवाल होंगे, हमारे मोहल्लों के सवाल होंगे, क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं पेंशन खत्म कर दिया जा रहा है। अब जानते हैं ना, ये सरकार पेंशन नहीं दे रही है। ये सरकार सपना दिखा देती है, बड़े अच्छे नारे सेट कर देते हैं, लेकिन धरातल पर लोगों की काम ये सरकार करती नहीं है। इसलिए बीजेपी तो केवल हवा में बातें कर रहा है। ये यात्रा यदि उनके लोग होते तो बूथ बूथ पर वो जुलूस और मीटिंग करते, नहीं है। इसलिए रथ यात्रा, महायात्रा और क्या क्या पद यात्रा चल रहा है, सारे जगहों के लोगों को एक जगह लाकर। बिल्कुल आपकी बात पे जनता गौर करेगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जनता मुझसे सहमत ये होगी। बिल्कुल बात मुझे विश्वास है कि जनता मुझसे सहमत होगी। रसोई गैस के दाम पर, डीजल पेट्रोल के दाम पर, 2 करोड़ बेकारों के सवाल पर जनता सहमत होगी। किसान मजदूर 12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, 8 घंटे काम करने के अधिकार को मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो दर्शकों, बहुत सी बातें हैं, बातें चलती रहेंगी। दिलीप सिंह जी जो है उन्होंने बहुत सी बातें कही, अपनी पार्टी की तरफ से कही, दूसरी पार्टी की आलोचना भी की और अपने जो वक्तव्य था वो भी रखा। दिलीप जी, आपसे, क्योंकि हम अंत में जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनसे जरूर कहते हैं कि वो अपने लिए 2 शब्द कह सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं कुछ भी अपने शुभचिंतकों से या अपने मतदाताओं से। तो आप भी कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने शहरवासियों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, डाकग्राम फूलबाड़ी विधानसभा केंद्र के लोगों से विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि मैं आप ही में से एक हूँ, मुझे आप अपना ही समझें। बिल्कुल, अपना आदमी काम का आदमी। बिल्कुल, अपना काम का आदमी। तो ये थे दिलीप सिंह जी, जो जुड़े हुए हैं कई दशकों से सिलीगुड़ी वासियों के साथ और काम कर रहे हैं उनके हित के लिए। और आने वाला समय काफी संघर्षमय रहेगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सारी पार्टियां जो है वो ताल ठोक चुकी है और इस बार माकपा को भी कड़ी टक्कर मिलने वाली है। टीएमसी से कह लें, भारतीय जनता पार्टी से कह लें। और कैसा रहता है आने वाला भविष्य, इसे लेकर फिर कभी हो सकता है कि दिलीप सिंह जी फिर हमारे पास में आएंगे, क्योंकि अभी चुनाव का समय चलेगा और कई चुनावी मुलाकातें भी होती रहेगी। तो फिर इनके विचार हम आप तक पहुंचाएंगे और कल फिर हाजिर होंगे एक नए नेतृत्व के साथ। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।